विभागों के बंटवारे के बाद मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में शुक्रवार की शाम कई बड़े फैसले लिए गए। मोदी सरकार ने 2019 के अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की कोशिश की है। कैबिनेट के फैसलों में नेशनल डिफेंस फंड के तहत मिलने वाली स्कॉलरशिप में लड़कों के लिए छात्रवृत्ति 2000 रूपए से बढ़ाकर 2500 रूपए और लड़कियों की छात्रवृत्ति 2250 से बढ़ाकर 3000 रूपए कर दी गई है। इसमें नक्सली और आतंकी हमले में शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, हमारी सरकार का पहला निर्णय भारत की रक्षा करने वालों को समर्पित है। अब सभी किसान इस योजना में पात्र होंगे। 2 करोड़ किसान और जुड़ जाएंगे तो यह संख्या 14.5 करोड़ हो जाएगी। अभी तक सरकार का 75,000 करोड़ रुपया इसमें लगता था। अब 12,000 करोड़ रुपया और अतिरिक्त भार आएगा। ऐसे कुल मिला के 87,000 करोड़ रुपया अब इस योजना के अंतर्गत किसानों को दिया जाएगा। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में पहली बड़ी सौगात किसानों को मिली, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में अब सभी किसानों को 6,000 रूपए मिलेंगे, जबकि पहले 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को ही यह सहायता मिलती थी। अंतरिम बजट में इस योजना का सालाना खर्च 75,000 करोड़ रुपए था, जिस पर अब 12,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। इस योजना में अब करीब 15 करोड़ किसानों को फायदा होगा। साथ ही कैबिनेट में असंगठित मजदूरों को 3,000 रूपए मासिक पेंशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। छोटे व्यापारियों के लिए भी 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन योजना की मंजूरी दे दी गई है। इससे करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को फायदा होगा। दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, कुछ न कुछ सामान बेचने वाला है, तो इनके लिए भी जैसे किसान के लिए पेंशन है, जैसे असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन योजना है, वैसे इन वर्गों के लिए भी अलग पेंशन योजना शुरू की है। उसका रूप एक ही है और इसमें 5 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यापारी और सामान बेचने वाले छोटे दुकानदार ऐसे शामिल होंगे आने वाले 3 साल में। कैबिनेट की पहली बैठक में मोदी सरकार चुनावी घोषणाओं के वादों को अमल में लाई है। किसान और छोटे व्यापारी वर्गों को तोहफे देकर यहां आगामी 3 राज्यों के चुनावों को साधने का प्रयास भी किया गया है। वहीं जिस छवि में बंदकर भाजपा ने यह आम चुनाव लड़ा, उस छवि के मुताबिक नेशनल डिफेंस फंड में छात्रवृत्ति को बढ़ाने का फैसला लिया प्रतीत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आपने मजमून देखा, सरकार बन गई है, सरकार के बाद विभाग भी बंट गए हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में जो पहले फैसले लिए वो किस तरह की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं या वास्तव में वक्त अब सरकार पे जिस तरह से प्रेशर बन रहा है कि अब दूसरा कार्यकाल आपको रिटर्न देने का है, सिर्फ और सिर्फ जनता ये चाहती है कि आप कर क्या रहे हैं। तो उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा से राजेंद्र सिंह जी हैं, डीके छगंगानी साहब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, बीएसपी से हमारे साथ कुलवाल साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं एक छंगानी साहब आपसे एक बात यहां शेयर करना चाहूंगा। बड़ा का एक राजनीतिक एक्सपीरियंस है। हालांकि सरकार का गठन हुए मात्र आज तीसरा दिन है और कोई लंबा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन पहली कैबिनेट में जिस तरह के फैसले लिए गए हैं, खासकर स्कॉलरशिप की बात करें, पहला फैसला स्कॉलरशिप का दिया, जिसमें ट्वीट भी किया नरेंद्र मोदी जी ने कि जो सैनिक विडोज हैं या फिर कहें कि जो शहीदों के बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप में इजाफा किया है। दूसरा एक बड़ी बात, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो शहादत अगर उनकी हो जाती है तो उन बच्चों को जो शामिल किया है इसमें मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है, क्योंकि आज भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। आज भी है ये, तो सरकार को करना चाहिए, मेरा ये मानना है। दूसरा, किसानों के लिए जो बात कही गई है, व्यापारियों के लिए कही गई है, पेंशन योजना की बात कही है। 6000 के दायरे के अंदर पहले 2 एकड़ तक जमीन जिनके पास में थी उन लोगों को शामिल किया था, अब सभी 15 करोड़ किसानों को इसमें शामिल किया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि पहले कैबिनेट की जो पहले बैठक के फैसले हैं वो किस तरह से देखते हैं? कुछ पॉजिटिवनेस नजर आ रही है या अभी भी यही लगता है कि केवल बस ये जुमलेबाजी है? क्योंकि जुमलेबाजी बहुत चली है पहले कार्यकाल में। देखिए, जहां तक स्कॉलरशिप का सवाल है, हम इसका स्वागत करते हैं और शहीदों की श्रेणी के अंदर में पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाने के बारे में हमने बहुत पहले डिमांड कर रखी थी और उन पैरामिलिट्री फोर्सेस ने खुद ने डिमांड कर रखी थी, जो कि बहुत टाइम से नेग्लेक्टेड डिमांड थी, और इसको अब स्वीकार किया है तो हम समझते हैं ये स्वागत योग्य और इसका हम स्वागत करते हैं। और ये सरकार का मैं समझता हूं अच्छा एक एक्शन है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जहां तक पेंशन का सवाल है, पेंशन की स्कीम इनके पहले वाले कार्यकाल के अंदर में, जब गंगवाल जी ही पहले श्रम मंत्री थे, उन्होंने योजना श्रमिकों के लिए पहले से लागू करने के लिए प्रस्ताव रखा था और एक बहुत बड़ी मीटिंग श्रमिकों की इसके बारे में बुलाई थी। ये स्कीम कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो ऐसी बात नहीं है। इस स्कीम के अंदर में 18 साल से आदमी अगर अपना कंट्रीब्यूशन देना चालू करता है और 60 साल तक देता है और उसके अंदर में 1-2 बार भी अगर डिफॉल्टर हो जाता तो पहली बात तो उसके अंदर जो प्रावधान हुई है कि वो सारा का सारा पैसा कॉन्फिस्केट हो जाता है, जब्त हो जाता है। और ये बहुत सहज बात है कि कभी भी कोई डिफॉल्टर हो सकता है। इसके में एक तरीके से ये इंश्योरेंस की तरीके से, जिसके अंदर प्रीमियम उनको हर बार भरना पड़ता है। ये कोई फ्री की स्कीम नहीं है। ये बात ठीक है कि जितना कर्मचारी देता है, जितना श्रमिक देता है, उतना ही सरकार उसके अंदर में कॉन्ट्रीब्यूट करती है। अगर आप उसका कैलकुलेशन करें तो 18 साल से लेकर के 60 साल तक के टाइम में जो पैसा दिया है और उस पैसे को अगर बैंक के पास रखा जाए तो वो भी 3000 रुपए का इंटरेस्ट उसको आसानी से दे सकता है। तो उस स्कीम के अंदर में कोई, हमने बेसिकली इस स्कीम के ऊपर में जब ट्रेड यूनियन के साथ इसकी बातचीत हुई थी तो हमने इसका विरोध किया था कि भाई ये इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए और इसके अंदर में सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन पूरा दिया जाना चाहिए, कर्मचारी की तरफ से या श्रमिक की तरफ से उनका कोई हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। इसी स्कीम को उन्होंने अब व्यापारियों के लिए और दूसरे वर्गों, किसानों के लिए जो लागू किया है, तो मैं समझता हूं कि किसान और व्यापारी, खास करके छोटे व्यापारी जो हैं, इसमें ज्यादा डिफॉल्टर होंगे और ये स्कीम जो है बहुत लंबे टाइम तक सक्सेसफुल होकर के नहीं चल सकती। ये मंशा उनकी अच्छी है कि हर आदमी को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो सामाजिक सुरक्षा के 2 साधन होते हैं, पहली तो पेंशन और दूसरा मेडिकल। मेडिकल के लिए दूसरी स्कीम उन्होंने बनाई है और पेंशन के लिए जो 3000 रुपए की स्कीम जो उन्होंने बनाई है, इसको हर आदमी इसको अवेल नहीं कर पाएगा, इसको ले नहीं पाएगा, कारण कि स्कीम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि जब तक इसका सरलीकरण नहीं किया जाए
न तो कर्मचारी इसका लाभ उठा पाएंगे, न इसका दूसरे वर्ग के लोग हैं वो उठा पाएंगे। तो छंगानी साहब, ये तो माना जा सकता है कि सरकार के मंशा जो स्टेप्स हैं, मंशा उनकी ठीक है कि हर श्रमिक, हर वर्ग को पेंशन मिलनी चाहिए। किसान बहुत दिन से आंदोलन कर रहे थे कि हमारे को भी 60 साल के बाद में पेंशन दो। बड़े बड़े मूवमेंट हुए यूपी के अंदर में, और हमारे यहाँ भी राजस्थान में भी बहुत बड़े मूवमेंट हुए किसानों के लिए। तो किसानों को भी अगर कंट्रीब्यूट करने के बाद में अगर पेंशन की स्कीम दी जाए तो मैं समझता हूँ उनको स्वीकार्य नहीं होगी, इसके अंदर उनका विरोध होगा उसका। चलिए, मैं कुलवाल साहब के पास जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, पहली मंत्रिमंडल की बैठक और उसके फैसले जो हैं, 5 बड़े फैसले, मवेशियों का टीकाकरण, किसानों को, व्यापारियों के लिए पेंशन योजना, और शहीदों के जो बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप में इजाफा करना, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो सीधा एक मैसेज देती हैं। अभी कुछ भरोसा करके देखना चाहिए, या बिल्कुल अभी भी ये लगता है आपको कि महज एक जुमलेबाजी? नहीं योगेंद्र जी, देखिए जो भी आप जिस विषय में बात कर रहे हैं हमसे, वो अभी उसके बारे में सरकार की कोई नीति सामने आई नहीं है। सरकार ने सिर्फ अपनी कैबिनेट में फैसला लिया कि ये काम हमें करना है। सवाल करने से पहले उसको पूरा प्लेटफॉर्म उसका जब तैयार होगा उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा, उसके बाद इस पे सरकार फैसला करेगी। सवाल है कि अभी ऐसी स्थिति है नहीं सरकार की, अभी आप 2 दिन सरकार को आए हुए हैं और सरकार ये फैसला ले रही है, तो सरकार अपने हिसाब से सही फैसला ले रही होगी। मगर जब तक इसका पूरा फ्रेम सामने हमारे लोगों के सामने नहीं आएगा, इसके बारे में हम किसी प्रकार की बात करने में सक्षम नहीं है, और जब तक हम सक्षम नहीं तो इसके बारे में कोई बात करनी नहीं है। चलिए, राजेंद्र जी हमारे साथ में है। राजेंद्र जी, अभी इंतजार है प्लेटफॉर्म का, योजनाएं सब अच्छी बनती हैं ये कहा जा रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पहली बैठक में कुछ रिजल्ट सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट की जो बैठक के फैसले होते हैं वो सहज नहीं है, बड़े फैसले होते हैं, और कैबिनेट ही फाइनल करती है किसी रूलिंग पार्टी की जब सरकार बनती है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। अभी कुलवाल साहब को भी सुना आपने, छंगानी साहब को भी सुना। कुलवाल साहब का तो कहना है कि अब इसका पूरा एजेंडा सामने आने दीजिए, तब सरकार की मंशा का पता लगेगा, लेकिन छंगानी साहब ने अभी स्वागत किया है। योगेंद्र जी, दरअसल में क्या है कि जिस तरह का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये जनादेश सकारात्मक जनादेश। पिछले 5 सालों में जो इस सरकार ने कामकाज किया, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, युवाओं के लिए, ये उस कामकाज के एक सकारात्मकता का परिणाम था। इसीलिए सरकार ने पहले दिन से ही जनता में इस तरह का संदेश दिया है कि ये सरकार है, पहले दिन से अपना काम है वो जारी रखेगी। जिस हिसाब से उन्होंने 5 साल तक काम किया है, उसी गति से अपने फैसले लेने का जो एक उनका निर्णय लेने का जो एक उनका खुद का एक तरह से बहुत जबरदस्त तरीका रहा है, पूरी पिछले 5 साल के दौरान निर्णय लेने में बहुत आगे रही है सरकार, वो इन्होंने इस बार दिखाया है। 4 बहुत बड़े फैसले किए आपके। देखिए, पहला फैसला तो किसानों के लिए किया कि 14.5 करोड़ जो किसान है उनको किसान सम्मान निधि योजना के तहत कवर किया है। तो पहले एक बैरियर था 2 हेक्टेयर जमीन तक का, उस 2 हेक्टेयर जमीन के बैरियर को इस बार हटा दिया गया है, और इससे 2 करोड़ किसान और इसमें शामिल होंगे। 87,000 करोड़ रुपया इस पे खर्च होगा। एक बहुत बड़ी योजना है ये। 6,000 रुपये हर 4 महीने में 2,000 रुपये उनके खाते में जाएंगे। अब इसमें किसान है, जो भी जमीन का मालिक है किसान, उसको ये 2,000 रुपये हर 4 महीने में मिलेंगे। साल भर में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ये दरअसल में क्या है कि किसान, हम भी एक आम आदमी भी ये महसूस कर रहा है कि किसान खेती में मुनाफे में नहीं है। किसान की लागतें बहुत ज्यादा है। आप देखिए, पानी है उसको पहुंचाना, क्योंकि पानी बहुत नीचे गहरा चला गया है, बीज महंगा है, खाद महंगी है, मजदूरी भी महंगी हो गई है। उस दृष्टिकोण से किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, तो उनको एक आर्थिक सहायता देने के लिए, उनको एक आर्थिक सहारा देने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय ये किया है। दूसरा सरकार ने निर्णय किया है पुलिस के कर्मचारियों के लिए। पहले सैनिकों के, अर्धसैनिकों बल के जो कर्मचारी थे उनके लिए इस तरह का प्रावधान था कि वो आतंकवादी घटनाओं में और नक्सलवादी घटनाओं में अगर शहीद होते थे तो उनके बच्चे थे, जो लड़कियां थी उनको 2,250 रुपये, और जो लड़के थे उनको 2,000 रुपये की हर महीने उनको स्कॉलरशिप दी जाती थी। इस सरकार ने आते ही जो पुलिस के भी कर्मचारी थे, जो स्टेट पुलिस के कर्मचारी थे, जो इससे वंचित थे,
उनको भी इसमें शामिल किया है और इस स्कॉलरशिप की जो मात्रा थी उसको भी बढ़ाया है। जो 2500 रुपए थी उसको 3000 रुपए किया है और 2000 रुपए थी उसको 2500 रुपए किया है। इस तरह से एक ये ऐतिहासिक निर्णय। तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय किया है वो किसानों की और व्यापारियों की पेंशन का किया है। हालांकि इसमें कुछ मतभेद हो सकते हैं, जैसे चंदानी जी ने भी कहा है, आप उसमें ये जरूर कहा है कि जो 18 से 40 साल की जो उम्र है उसका उस उम्र की अवधि में जो किसान है वो अगर 55 रुपए प्रति माह अगर देता है तो 55 रुपए सरकार जमा कराएगी और इस तरह से उम्र के हिसाब से है, वो उम्र के हिसाब से स्लैब बने हुए। हाँ, 18 का शुरुआत है जो 55 रुपए से 100 रुपए तक का, 18 का कम है और 40 का ज्यादा है। 40 का ज्यादा है, 100 रुपए तक का प्रावधान है। उसमें जितने पैसे उस किसान के जमा होंगे उतने पैसे सरकार जमा कराएगी और 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए की पेंशन मासिक उनको मिलेगी। और ये सुविधा उन्होंने व्यापारियों के लिए भी कराई है, परंतु उसमें शर्त ये लगाई है कि जो जीएसटी नहीं देते होंगे उन व्यापारियों के लिए लागू। 1.5 करोड़ तक का वो रखा है, 1.5 करोड़ तक का उसके अंदर रखा है। एक इसमें जो गांवों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी पशुओं के जो बीमारी फैलने की, जो किसानों का जो सबसे ज्यादा पैसा था वो पशुओं की बीमारी में लग रहा था, तो उस बीमारी के लिए टीकाकरण की व्यवस्था है, वो एक महत्वपूर्ण फैसला इन्होंने किया है इसमें कि 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। एक अभियान चलाया जाएगा और जो भी पशु है, जो दुधारू पशु हैं या वैसे पशु हैं जो कि हमारे दैनिक जन उसमें काम आ रहे हैं, सामान्य हमारे कामकाज में हमारी मदद कर रहे हैं, उनको उनका टीकाकरण की व्यवस्था इसमें रखी है। तो इस तरह से मैं मानता हूं कि ये सरकार है, उसके मन में एक भावना है कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चले, उनकी समस्याओं का निदान करें, उनकी कठिनाइयों का समाधान करें। पहले से दिन से ही ये मन में इन्होंने ठान लिए। और आप ये देखिए कि इससे जो ये बढ़ते कदम है, एक 5 साल का रोड मैप बनाने में लग रहे हैं और सारे जो भी इनके मंत्रालय हैं उन सब को करीब करीब ये बताया गया है, निर्देश दिए गए हैं कि 100 दिन का रोड मैप तैयार करें कि हमारे को देश की जनता के लिए क्या करना है। जी, मैं आपके पास आऊंगा एक बार। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। श्याम जी, पहली कैबिनेट मोदी 2 की इसके बड़े 5 फैसले जो हैं, आप इन फैसलों को आप किस तरह से देखते हैं, क्या नजरिया है? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार के हालात और जो चीजें इन्होंने घोषणा पत्र में की थी, वो इस 5 फैसलों से उन्होंने कोशिश की है कि अधिक से अधिक वो नीचे तक पहुंच जाए। और उसमें निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पैसा तो पहले दे ही रहे थे, लेकिन उन्होंने दायरा बढ़ा दिया उसका, क्योंकि 2 तो पहले से ही शुरू कर दी थी, जो कि किसान निधि पीएम किसान निधि सम्मान योजना तो शुरू कर दी थी, लेकिन उसमें दायरा बढ़ा दिया है किसानों से। पहले प्रधानमंत्री जी 2 हेक्टेयर तक का था। प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि चुनावी सभाओं में सब जगह कहा था कि हम बैरियर खत्म करेंगे, तो बैरियर खत्म करने का पहले ही दिन कैबिनेट की बैठक में उन्होंने किया है कि 2 हेक्टेयर के बजाय अब किसानों को मिलेगा। और उसमें पहले मिल रहा था इतना, और उसमें और 2 करोड़ करीब किसान और लाभान्वित हो जाएंगे। पहले 14.5 करोड़ थे, अब 12.5 करोड़ थे पहले, अब 14.5 करोड़ हो गए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि टीकाकरण वाली बात है। टीकाकरण में इन्होंने बड़ा तरीके से कहा है कि मैं भी देख रहा था अभी कि वो पशु जो कि देखिएगा, उन्होंने संख्या भी दी है 30 करोड़ गाय, भैंस और बैल, 20 करोड़ गाय और बकरी और सुअर, इनके मालिकों को सीधे तौर पर सीधा ये तो क्या है कि टारगेट वही है कि नीचे के स्तर तक हम अपनी सरकार की योजना को धरातल तक कैसे पहुंचाएं, और जिससे कि लगे कि सरकार कुछ दे रही है, कुछ मदद कर रही है। चाहे बोले क्योंकि पशु निश्चित रूप से किसानों का अतिरिक्त आय देने वाला एक बड़ा साधन है, और वो क्योंकि बीमार होता है और अगर चल बसता है तो उसकी आर्थिक कमजोर स्थिति, जैसे कि कोई सभी पशु है इसमें 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 का पशु आता है, और अगर वो बीमार होता है और जब उसके दवाई के लिए पैसे नहीं होते तो निश्चित रूप से किसान बड़ा पीड़ित होता है। तो भैंस 50-60 हजार रुपए की भैंस आने लगी। पहले से ही उसका उपचार हो जाए, टीकाकरण हो जाए तो एक अच्छी योजना की। राजस्थान में तो आप मुख्यमंत्री जी ने पहले ही निःशुल्क दवा योजना पशुओं के लिए और उनके लिए, दोनों के लिए भी शुरू कर रखी है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि अच्छी चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं। यहाँ लेकिन एक सवाल मेरा होगा श्याम जी आपसे कि ये माना जा सकता है कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि एनडीए 1 यानी कि मोदी सरकार की जो पहले 5 साल थे उसमें प्रतिपक्ष की ओर से काफी आरोप लगाए गए कि लास्ट में जाकर के सरकार की नींद खुली है, जुमलेबाजी है, कुछ मिलना नहीं है।
लेकिन ये यहां से मान सकता है कि सरकार एक्शन में है और नीचे तक जाने की कोशिश पहले से ही कर रही है कि हाँ, पहली मंत्रिमंडल की बैठक के जो 5 बड़े फैसले हैं वह सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, एक सीधा मैसेज दे रही है। अब देखिए कि किसानों के बारे में जो पेंशन की बात कही है, उनका कि पहले 3 साल में 5 करोड़ देंगे। अब किसान निधि का फायदा तो मिल रहा है ज्यादा को, अब ये कैसे देंगे, क्या देंगे, क्योंकि एक अलग, क्योंकि 60 साल का बैरियर भी है साथ में कि 60 साल का किसान हो जाएगा तो पेंशन देंगे। अब पेंशन देने का इसमें तो शायद प्रीमियम अब देने वाली बात है नहीं, क्लियर नहीं हुआ, लेकिन व्यापारियों को उसमें तो प्रीमियम भी देना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि किसी भी वर्ग के किसान हमारे देश में नहीं था, ये बाकी के देशों में सामाजिक सुरक्षा का एक अच्छा मैसेज जाता है कि व्यक्ति जब काम करने लायक नहीं होता, अगर उसको आर्थिक सहायता मिलती है किसी भी स्तर से मिले, अगर वो थोड़ा बहुत बचत करके भी, अगर जमा करके भी उस वक्त उसके पास पैसा होता है तो उसको निश्चित रूप से उसका जीवन निवारण करने का तरीका बदलता है और ये निश्चित रूप से आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 45 साल में बेरोजगारी का संकट सबसे बड़ा खड़ा हुआ है, उसके लिए कोई योजना प्रधानमंत्री जी ने तक की नहीं है और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले अभी तो रिटायरमेंट के बाद की स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं वो, अभी युवाओं को जो आपके साथ जुड़ा था और आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में सहयोगी बना, उसके लिए आपने कुछ ऐसा नहीं किया कि ये सुन रहे थे पहले 80,000 तो लगता है कि वो पहली बैठक में उसका रिएक्शन आना चाहिए था। नहीं, अब क्योंकि 100 दिन की कार्य योजना जो बन रही है उसमें ये मालूम पड़ेगा कि पूरे केंद्र सरकार में 20 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है और 10 लाख पंचायतों में खाली पड़ी है। उसको कुल मिला के 40 लाख है, उसको किस प्रकार से भर पाएंगे, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि पहले में ये 80,000 वैकेंसी निकालने की तैयारी कर रहे हैं, चारों तरफ से सूचनाएं जिस तरह से इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। बेरोजगार की संख्या बड़ी तादाद में है, क्योंकि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगार की स्थिति आज बनी हुई है। यदि आप उनको रोजगार नहीं दोगे तो गृह युद्ध की स्थिति जो आती है वो यही कारणों से आती है, क्योंकि युवाओं के पास काम नहीं, कुछ नहीं, बेरोजगार बैठा है तो वो जाएगा लूटपाट करेगा और कुछ धंधे करेगा, जिस प्रकार से जो प्रवृत्तियां बढ़ रही है बाकी कई प्रदेशों में, राजस्थान में 60 लाख लोग रिटायर हुए थे, उसमें से 40 लाख लोगों को पिछले 5 सालों में रोजगार मिला है। अभी 20 लाख के चल रहा था, इनका भी प्रावधान है कि भाई इनको भी किसी तरह से इतनी तादाद में बेरोजगारों को केवल सरकारी नौकरी से आप नहीं कर पाएंगे। स्किल डेवलपमेंट का काम तो आपने देखा जनरेट हुआ है। पिछले वाली सरकार का रिकॉर्ड देखा जाए तो नग्न है, जो कहते थे वो हुआ नहीं। आपको सुन तो लीजिएगा, आप सुनिएगा कि बहुत सारी चीजें हैं खुल करके सामने आ रही है। आप देखेंगे कि बेरोजगारों की संख्या बड़ी तादाद में है, आप उसको रोजगार देने के लिए आपको निश्चित रूप से कारगर शिक्षा को औद्योगिकरण से जोड़ना पड़ेगा, जो कि प्रधानमंत्री के हमारे यहाँ जोड़ने का तरीका ही नहीं है, आज तक हम नहीं कर पाए। जो ITI ढंग के खोल देने से मात्र नहीं, वहां पर आपके ट्रेनिंग देने वाले लोग ही नहीं है, और जो लोग आ रहे हैं ट्रेनिंग नहीं पा रहे हैं, तो वो शिक्षित बेरोजगार सामने खड़ा है मुंह फाड़े हुए। व्हाइट कॉलर लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिनको आप रोजगार देने में बड़ा समस्या आएगी कि किस प्रकार से रोजगार दिया जाए, उनको किस प्रकार से क्या किया जाए। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को इस पर बहुत गहनता से अध्ययन कराना पड़ेगा और उनको प्रशिक्षण देकर के, अलग अलग तरह के प्रशिक्षण देकर के रोजगार के साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे, नहीं तो संकट पैदा होगा। चाहे IT के क्षेत्र में बाहर के लोग भी हमारे यहाँ बहुत सारे आ गए बेरोजगार होकर, जो कि बहुत अच्छे पैसा कमाते थे, आज नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका समाधान आपको PPP मोड पर हर चीज को ले जाने से काम होने वाला नहीं है। आपने हर चीज PPP मोड पे दे दी, अगर PPP मोड पे जाएगी तो आप कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, तो कोर्ट वगैरह थोड़ा रोक लगा रहा है, नहीं तो आप देना ही नहीं चाहते। आप वो सरकारी में भी केवल ठेके के आधार पर आप लोग ले रहे हो और नींद भर पा रहे हो। तो सभी गवर्नमेंट की ये पोजीशन होती जा रही है, ये अच्छी नहीं कही जा सकती। चलिए, मैं श्याम जी लौटूंगा आपके पास में, लौटूंगा एक बार छंगानी साहब आपके पास में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। जो जीत रहा है MP मोहम्मद टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं मोदी कैबिनेट के फैसलों पर। मैं छंगानी साहब के पास जाना चाहूंगा। छंगानी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद मजदूरों को लेकर के या वादों को लेकर के, यूथ को लेकर के। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस पे?
मोदी 1 के टाइम के अंदर में मैं समझता हूं हर अल्टरनेट डे के अंदर में उन्होंने एक कोई स्कीम लागू की। उन्होंने हर एक दिन के अंदर में या हर 2 या 3 दिन के अंदर में स्कीमें, और इतनी स्कीमें लागू 157 स्कीमें लागू की। और मैं समझता हूं उसमें से अधिकांश स्कीमें कागज पे रह गई, उनको लागू नहीं किया जा सका। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके पीछे जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है उसके ऊपर में कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इन स्कीमों को लागू करने के अंदर पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, इन तमाम चीजों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी जो 3 दिनों के अंदर में जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको आप देखिए तो मालूम पड़ेगा कि बेरोजगारी दिन पर दिन बहुत ज्यादा हद में बढ़ गई है और सरकार जो है उनको सॉल्व करने के तरीकों के ऊपर में कोई गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं दे रही है। अगर आप ये कहेंगे कि पब्लिक सेक्टर के 40 उद्योगों को हम फिर से बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो इससे तो देश की इकोनॉमी ज्यादा मजबूत होगी नहीं। अमेरिका के अंदर में जब संकट आया था, भारत उससे बच गया था, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारे पास पब्लिक सेक्टर की बैंकें मजबूत थी और हमारा पब्लिक सेक्टर का क्षेत्र बहुत बड़ा मजबूत था। अगर ये पब्लिक सेक्टर को दिन पर दिन कमजोर करके खत्म कर देंगे, कल अखबार में आया कि कैसे डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो, तो हम समझते हैं कि ये उनकी पॉलिसी जो है गलत दिशा में जाने वाली है। एक पब्लिक सेक्टर के कारखानों के अंदर में लोगों को बहुत बड़ी तादाद के अंदर में एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और उससे सब्सिडरी इंडस्ट्रीज बढ़ सकती हैं, तो उनको सबसे पहले ध्यान इसी ओर देना चाहिए। दूसरी बात, जो किसानों के लिए जो उन्होंने थोड़ी बहुत की है, पॉलिसी के डिसीजन के मुताबिक अगर हम उनका रिव्यू करें तो यही सरकार है जिसने पहले कहा था कि किसानों को कैश सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, और बाकी पार्टियों ने कहा था कि अमेरिका में भी दी जा रही है, बाकी मुल्कों में दी जा रही है, इसलिए अगर किसानों को कैश सब्सिडी दी जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पर अब उनको जाके समझ में आया कि किसानों को कैश सब्सिडी दी जानी चाहिए। पर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो राहुल ने जो सब्सिडी का क्वांटम बताया था, जो तादाद बताई थी, उसकी तुलना के अंदर में ये बहुत कम है। 2000 रुपया महीने की बजाय और 76,000 रुपया उनकी जो तुलना के अंदर दी जाए तो किसानों को मिलने वाली जो सहायता है वो बहुत ही नगण्य है। ये तो ऐसे होगा साहब, 1 महीने, 6 महीने और 12 महीने, क्योंकि टोटल 6,000 रुपए देने हैं। अब टोटल 6,000 रुपए देना और वो 76,000 रुपए दे रहा था। 72,000। तो क्या लग रहा है आपको, मतलब न्याय नहीं हो पाएगा अभी? न्याय तो 72,000 से ही होता। नहीं, न्याय इसलिए नहीं हो पाएगा कि किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए जो मूलभूत जो परिवर्तन करने चाहिए जी, जो उन मूलभूत उपायों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2022 इसी कार्यकाल में आएगा जो बीजेपी लगातार कह रही है कि हम किसानों की आय को दुगनी कर देंगे 2022 तक। इससे दुगनी होने वाली नहीं है। किसानों की आय तब दुगनी होगी जब या तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में पूरा इन्वेस्टमेंट किया जाए, उनकी खपत, उनकी जो उपज है उसका किस तरीके से तुरंत खरीदने की बात हो और उसका कैसे कमर्शियल उसका यूटिलाइजेशन हो, इस और जब तक ध्यान, फूड प्रोसेसिंग या उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करने की यूनिट जब तक गांव के अंदर में नहीं लगेंगी तब तक किसानों की आय का कोई स्रोत बनेगा नहीं। तो एक बार के लिए ये माना जा सकता है कि भरोसा रखना चाहिए भविष्य के लिए, क्योंकि 3 दिन सरकार के हुए हैं अभी। अगर सरकार उस और ध्यान देगी, जैसे टमाटर के लिए, आलू के लिए या बाकी कैश क्रॉप्स के लिए उनको बढ़ावा मिले और उनके लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स वहीं के वहीं चालू हो जाए तो उनको आय के अंदर में इजाफा हो सकता है। नहीं तो अगर वो खाली गेहूं के ऊपर में, चावल के ऊपर में या दालों के ऊपर में निर्भर रहने वाला किसान होगा तो सरकार की लिमिट है, कारण कि एमएसपी को बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, कारण कि जैसे ही एमएसपी बढ़ेगा बाजार के अंदर महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के अंदर में तकलीफें बढ़ेगी। तो सरकार की लिमिट है एमएसपी बढ़ाने के अंदर में, इसलिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए और दूसरे साधनों को जब तक विकसित नहीं करेगी सरकार तब तक किसान की आय को दोगुना नहीं किया जा सकता। ये बहुत सारे विचार जो है इनको विचार करके, और एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट जो हैं खास करके इस बारे में जितनी भी कमेटियां बैठी हैं उन कमेटियों की जो सिफारिशें हैं उनसे लागत का दुगना उनको मिलना चाहिए। जब तक लागत का दुगना नहीं होता और लागत के अंदर में जब वो तब किसान की अपने किए गए श्रम की कीमत को साथ जब तक समावेश नहीं करके और उसको जोड़ेंगे नहीं तब तक उनका दुगना उसका होता नहीं है। कारण कि जब किसान खेती करता है तो खुद भी काम करता है, घरवाली भी काम करती है, बच्चे भी काम करते हैं, उन तमाम लोगों की जो मेहनत होती है उन मेहनत का कहीं आकलन नहीं होता उसके खर्चे के अंदर में। उस खर्चों को आकलन के साथ में जोड़ करके और फिर उनकी आय को दुगना करने की बात अगर की जाए
तो उसके लिए बहुत कुछ उनको करने की आवश्यकता है। अभी सरकार का इरादा इन तमाम चीजों के ऊपर में इतनी गंभीरता से लेने का हमको नजर नहीं आता है। मैं राजेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार के लिए। सिंह साहब, अभी आपने सुना कि 6000 से न्याय नहीं होगा। न्याय तो कांग्रेस के जिस रूट लाइन पे 72,000 की बात की जा रही थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है। आपने सुना होगा कि 72,000 के बिना न्याय संभव नहीं है, क्योंकि किसान को जब तक वो पैसा, मजदूर को, किसान को जब तक वो पैसा नहीं मिलेगा तब तक उसका विकास हो नहीं सकता। योगेंद्र जी, ये जो 72,000 रुपए वाली जो योजना थी, ये कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में बताई थी, पर वो खुद ही बड़े कंफ्यूज थे। वो योजना को स्पष्ट ही नहीं कर पाए। वो ये कहते रहे कि साहब हम 12,000 रुपए प्रति महीने देंगे। अब भाई 12,000 रुपए प्रति महीने दोगे तो 12 महीने के तो 1,44,000 रुपए होंगे, फिर 72,000 कैसे होंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये तो 6,000 तो हम ये मानते हैं कि सबकी आय है ही। ये उन्होंने कैसे सुनिश्चित कर लिया कि 6,000 तो उनकी आय है ही, और ये मानते हुए कि हम उसका जो मान लो अगर किसी की 10,000 आय है तो हम 12 2 बाकी का देंगे। मतलब स्पष्ट उन्होंने किया नहीं, और यही एक कारण था कि जनता कांग्रेस के इस भ्रामक प्रचार में आई नहीं, और उन्होंने उसको पूरे बहुमत सिरे से खारिज कर दिया। हाँ, ये देखिए इसका कारण ये जनता नहीं आई, उसके लिए बहुत सारे कारण है, उनकी हम मीमांसा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा कारण जैसे भी जीत गई, बीजेपी जीत गई। नहीं, जैसे भी जनता ये नहीं चाहती थी कि इस तरह से आप जो लोगों की मेहनत का पैसा है, जो टैक्स के जरिए सरकार में जा रहा है, इसको इस तरह से लुटाया जाए, ये भी जनता नहीं चाहती थी। वो जनता ने इसको पूरी तरह से नकार दिया, और अगर इसको जनता स्वीकार करती तो कांग्रेस भी इसमें आज क्या स्थिति होती है वो आप भी देख रहे हैं। तो जनता ने नकारा, उसके बहुत सारे दूसरे कारण हैं। वो कई कारण मिल सकते हैं, पर उनमें सबसे बड़ा कारण ये भी एक रहा है। इसको आप नकार नहीं सकते कि ये कारण नहीं रहा है, ये भी एक कारण रहा है। जनता ये कतई नहीं चाहती कि इस तरह से है जो 72,000 रुपए का, तो हालांकि वो खुद ही कंफ्यूज थे। वो अपनी योजना के बारे में खुद ही स्पष्ट नहीं कर पाए कि हम 1,44,000 रुपए देंगे, 72,000 देंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे। वो आखिरी तक उनके अध्यक्ष महोदय जो भी जहां पे भी भाषण देते थे, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते थे। तो ये एक ऐसा बड़ा कारण था जो इसमें मैं समझता हूं कि इसके कारण से 72,000 राजस्थान में लागू हो रही है योजना। हाँ, बजट में देखना घोषणा होगी, ये अशोक गहलोत लागू कर सकते हैं। अशोक गहलोत उसको लागू करेंगे। वो अगर लागू करेंगे तो उनके पास है समय, देखते हैं क्या होता है उससे, और कहां से पैसा लाएंगे। वहां जब उन्होंने योजना, जब 2 लाख का कर्जा माफ कर सकते हैं, जब उन्होंने, वो किसी का नहीं हुआ कर्जा माफ। मैं आपको बता रहा हूँ, 19 लाख किसानों का तो हुआ, सिर्फ सहकारी किसानों का हुआ। 5-5, 10-10 हजार रुपए जिन लोगों का कर्जा था, 19 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है उनकी। आपको मैं बताऊं, आज भी किसान आपकी सरकार बैंकों में जा रहे हैं, किया था माफ, बिना बजट के जो भी नेशनलाइज क्या कर्जा नेशनलाइज नहीं हुआ, नेशनलाइज बैंकों का नहीं हुआ। वही बात है ना, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ से मिल रहा है, वो नेशनलाइज बैंकों से मिल रहा है। तो वो कहीं केंद्र सरकार का कंट्रोल है, कैसे करेंगे? सरकार का कंट्रोल तो इनको इस तरह से वायदा नहीं करना चाहिए था। वायदा इन्होंने तो भ्रामक प्रचार करके विधानसभा चुनाव जीता ना। इन्होंने जीता इसी आधार पे कि हम 2 लाख रुपए के कर्जे माफ कर देंगे, और उसके बाद जब आप ये देखिए गाँव में आज भी एक किसान के परिवार का आदमी बैंक में रोज जा रहा है। बैंक मैनेजरों के तो इतने टेलीफोन आते होंगे, साहब ये क्या हो गया, हम तो परेशान हो गए। सुबह सुबह पहले किसान आते हैं कि साहब कोई ऑर्डर आया क्या, ऑर्डर आया क्या, तो हम तो ये कहते हैं अभी आचार संहिता लगी हुई है। अब जब से आज ये चुनाव खत्म हुए तब से उन बैंकों में 50-50, 100 की संख्या में लोग किसान जा रहे हैं। वो तो बताओ, बजट आने के बाद 2 लाख रुपए का साहब क्या हुआ हमारे कांग्रेस के प्रति हमारी कोई बहुत ज्यादा बेरोजगारों के भत्ते का था। कांग्रेस के लिए हमारी कोई सहानुभूति नहीं है बेरोजगारों के। हम बजट देख लें, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि क्या करते हैं। 3,500 रुपए बेरोजगारों के भत्ते के लिए रखा था, आज तक उसकी घोषणा नहीं हुई। घोषणा तो हो गई, घोषणा का मतलब दिए नहीं, बैंकों में गए नहीं, वो मतलब आचार संहिता के कारण, क्योंकि मार्च जब लागू ही नहीं हुआ तो अभी तक खाली घोषणाएं हैं। बजट शासन ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने आते ही अपनी घोषणाओं को लागू नहीं, वो तो बजट किया। पहली कैबिनेट की मीटिंग में बड़े बड़े फैसले, केंद्र का सरकार जो मंत्रिमंडल बना उसमें भी समय नहीं लगा। पेंशन अभी तत्काल नहीं देंगे आप, 3 साल का समय लगेगा उसमें। किसमें? पेंशन वाले में 3 साल का समय मांगा। पेंशन वाला तो देखो 60 साल पेंशन तो बहुत से 60 साल के बाद मिलेगी पेंशन। को पेंशन नहीं मिलने वाली है। इनको जो 6,000 रुपए मिलने वाली योजना है वो तो अभी मिलेगी। 6,000 किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि वो शुरू कर दिया, 1,000 के मांग भी लिया उन्होंने। हमने टीकाकरण की योजना भी शुरू कर दी है, और आज से ये जो आपके शहीदों को जो
छात्रवृत्ति है उनके बच्चों बच्चियों को, वो अच्छी घोषणा है। देखिए, एक रोड मैप तैयार किया है और उस पर काम करना शुरू किया है। साहब अभी लौट रहा हूँ आपके पास में आ रहा हूँ। किसान 40 साल के बाद में तो उसका हकदार ही नहीं रहेगा। उसका 40 साल का किसान अगर हो गया तो उसको तो पेंशन का अप्लाई नहीं कर सकता। 60 साल वाले को नहीं मिलेगी वो। तो उसको सरकार कोई प्रावधान लाएगी कि 60 साल के उसको हम देंगे। वो तो इसलिए 3 साल का समय मांगा ना। वो तो अगर उन्होंने दो बातें इसमें करेगा तो 18 साल, दो बातें छंगानी साहब जो कह रहे हैं, लेकिन छंगानी साहब जो कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति से आप पैसे ले रहे हैं, किसी व्यक्ति से पैसे ले रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं 60 साल की उम्र में आपको हम पेंशन देंगे इतना पैसा, और तो कुछ लोगों कंट्रीब्यूशन है योगेंद्र जी सरकार का। जितने जैसे शुरुआत में 18 वर्ष का अगर कोई 55 रुपए अगर रोज उसकी जमा महीने के 55 सरकार मिलाएगी। अगर किसी का रेशियो है उसके अनुपात में 80 रुपए है तो 80 रुपए सरकार मिलाएगी। 40 वर्ष तक का है तो उसकी 100 रुपए अगर है तो राजेंद्र जी ऐसा है कि हमने बहुत सारी स्कीमें देखी हैं। पहले वाली जो स्कीम में देखा है जनधन योजना, ये इसके अंदर में जब कंट्रीब्यूशन देने का प्रश्न आता है वो योजना 4 साल के बाद फ्लॉप हो जाती है। आदमी उसके अंदर में कंट्रीब्यूट कर नहीं पाता और उसका पैसा जो जमा किया होता है वो जरा कॉन्फिस्केट हो जाता है, जमा हो जाता है। चलिए मैं वो चल नहीं पाता हो, और ये स्कीम भी चल नहीं पाएगी। देखो आप हमने आपके सामने स्कीम अब आई है। 5 साल में 2.5 करोड़ लोगों को श्रमिकों के सामने स्कीम पहले रख दी गई। मकान मिले और 4 करोड़ घरों में बिजलियां पहुंची है। उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो सीधे ही थे। मैं ये कह रहा हूं बन गया। वही कह रहे हैं कि देना पड़ेगा, उसमें दिक्कत आएगी। वो दिक्कत आएगी तो वो ऐसा लोगों को अपना प्रीमियम देना पड़ेगा, उसमें दिक्कत आएगी। एक बार के लिए मैं कुलवाल साहब के पास जाना चाहूंगा कैसे होगा। कंट्रीब्यूशन अगर डिफॉल्टर हो गया तो पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। वो अभी पूरी स्कीम आएगी, ऐसा नहीं है कि अभी तक केवल देखिए मोटे मोटे जो बिंदु है अभी एक बार इंट्रोड्यूस कराया कि हम ये स्कीम लेके आ रहे हैं। जैसे कुलवाल साहब ने पहले भी कहा था कि अभी आपको देखना होगा कि स्कीम किस तरह से आ रही है, इसका प्लेटफॉर्म तय होने दीजिए, आने दीजिए सामने, तब उसका भविष्य का पता लगेगा कि क्या है। लेकिन मैं कुलवाल साहब एक बात जानना चाहूंगा आपसे, पहली कैबिनेट पहले फैसले, हालांकि आपने कहा है कि जब तक पूरी तरह से फैसले सामने नहीं आएंगे तब तक कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जो हाईलाइट्स बताई गई है उसकी कि हम पेंशन योजना व्यापारियों को भी दे रहे हैं, किसानों को भी देंगे, और साथ में पशुओं का टीकाकरण की जो बात कही गई है, शहीदों के बच्चों को स्कॉलरशिप की बात कही गई, तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको तो माना जा सकता है कि सरकार अमली जामा पहनाएगी। बच्चों की स्कॉलरशिप की जैसे राजेंद्र जी कह रहे हैं कि ये शुरू हो गया, टीकाकरण शुरू हो गया। देखिए योगेंद्र जी, सवाल है सरकार ने देना ही देना तो दिखा दिया, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा वो सरकार हमको नहीं बता रही अभी तक। इसीलिए सरकार पे में शक है कि योजनाएं लागू भी होगी कि नहीं होगी। सवाल है कि आप करो 1 रुपया श्याम सुंदर जी पैसा आप ले जाओ, 5 रुपए राजेंद्र जी ले जाए, 10 रुपए छंगानी साहब ले जाए, 50 रुपए कुलवाल साहब ले जाए। सवाल है 100 रुपए तो बांट दिया आपने, 100 रुपए की आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम वो कहां से आएगी उसके बारे में तो सरकार पहले बताए। जब आएगी जब तो खर्च करेगी, जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो ये योजना लागू कहां से होगी। तो सवाल है सरकार जो अभी बता रही है ना, देखिए जो ये टीवी चैनल दिखा रही है और जो सरकार बोल रही है सब वही दिखा रही है। हम जो विपक्षी बोल रहे हैं उसको दिखा गा रही है, सच्चाई के साथ दिखा भी गा रही है। सवाल है कि ये योजनाएं ला रहे हो आप, योजनाओं के लिए पैसा कहां से लाओगे वो तो बताओ। आप सिर्फ गुमराह करना चाहते हो कि योजनाएं हम वहां से लाएंगे पैसा। योजना लाए कितने करोड़ की योजना है ये बताओ, पैसा कहां से ला रहे हो इसके लिए आप आपने किसान को गुमराह करो ना, आप युवक बेरोजगार को गुमराह करो। इस गुमराह करके कब तक आप राज करना चाहते हैं। मैं योगेंद्र ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं ये सच्चाई बता रहा हूं कि आप खर्चा बता रहे हो, हमें आमदनी में तो बताओ कि लाओगे कहां से पैसा आप जो इन लोगों को दोगे। मैं एक मेरा सवाल है कुलवाल साहब यहाँ पे, देखिए ये सवाल हमेशा उठता है कि कोई भी योजना आती है जनहित के लिए, उसके लिए हमेशा ये सवाल होता है कि समीक्षक भी उठाते हैं कि साहब इसका पैसा कहां से आएगा। जब पैसा ही नहीं आएगा तो योजना का भविष्य भी का अंदाजा लगा जाता है। लेकिन यहां एक कोट करने वाली बात होगी, ये जो चीजें होती हैं जन लुभावनी या लोक लुभावन वाली, ये योजनाएं जब चुनावी साल होता है तब तो समझ में बैठते हैं कि मैं ये चुनाव में दिखावे के लिए है। लेकिन ये तो बिगिनिंग में अगर कैबिनेट का पहला फैसला पहले दिन का हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा तो कुछ तो भविष्य उस योजना का होगा। कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, किसमें है फाइनेंशियल इम्पैक्ट बताइए। तो आप दोगे तो मिलेगी,
पेंशन तो आप पैसे कंट्रीब्यूट करोगे तो मिलेगी, इसमें फाइनेंशियल इफेक्ट है ही नहीं कोई उनका, उसमें तो सरकारी पैसा दे। देखो योगेंद्र जी, आप इसको समझ लीजिए, शिवराज साहब बैठे हैं, राजेंद्र जी बैठे हैं, श्याम सुंदर जी बैठे, ये सिर्फ एक गुमराह करने वाला गोल मटका बनाकर क्या कर दिया। अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा है, 40 साल तक आप देते रहो उनको को शामिल किया है। तो हिंदुस्तान में 5 करोड़ किसान 5 करोड़ रह गया, किसान 5 करोड़ रह गया। अभी राजेंद्र जी वैसा बोलते हैं करीबन 16 करोड़ किसान, कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन कहां से इसका होगा? सरकार करेगी, अच्छा काम कर रही है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे, कर्मचारी ये नहीं कि हम विरोधी इसका विरोध करें। सवाल ये कि हमें समझ में आए कि पैसा कहां से आएगा। आपने मैं इसको यही तो व्यवस्था उन्होंने करी है, जब तो नहीं राजेंद्र जी ऐसे नहीं है। आप ये देखो, आप तो 6,000 में पूछ रहे हो कि 6,000 रुपए साल के क्या देंगे, वहाँ तो 72,000 रुपए साल के दे रहे थे। जब आपने उनसे हमने पूछा था राजेंद्र जी, हमने पूछा था सरकार में शामिल हो, किसने कहा आपको, किसने कौन शामिल है? आप बता दीजिए कौन मंत्री हमारा नहीं बता दीजिए, आप सहयोग कर रहे हैं। सहयोग नहीं, आप बताइए कि हमारा कौन सा मंत्री बन रहा है? राज्य सरकार की बात नहीं, अभी सवाल केंद्र सरकार का हो रहा है, फिर आप स्टेट पे बाजा, मैं तैयार हूँ। देखिए राजेंद्र जी, सवाल है कि आपको बताओ तो बता दो, बहुजन समाज पार्टी का कौन सा मंत्री कहाँ पर शामिल है वो बता दो आप मुझे। आपने तो 72,000 करोड़ रुपए, हमने कहाँ उसका पक्ष लिया और कहाँ उसका विरोध किया? हम सवाल ये बोले कि आप जो है पहले दिन को खड़ा कर रहे हो, ये कहाँ लागू कर रहे हो? नहीं, ये गुमराह कर रहे हो। ये तो कैबिनेट का फैसला, आप तो अभी तो आए हो ना, लागू हो गई है तो योजना। आप नहीं, मेरी बात सुनिए, आप पेंशन स्कीम जो है वो तो देने की बजाय लोगों से पैसा लेने के काम हो रहे हैं, तो देने की बात है। आप 18 साल में देना चालू करो और 7 साल तक देते रहो, सरकार का पैसा जाएगा कहाँ? पैसा हो, पैसा सरकार के खाते में रहेगा। वो तो सरकार किसी एक पैसा उसमें से खर्च नहीं करने वाली है, यानी दोनों का कंट्रीब्यूशन सरकार के पास ही रहेगा। जब जाकर के सरकार भी तो मिलेगी उसमें पैसे, और उस पैसे को फंड में रखा जाएगा। नहीं, उसको मिलेगा तो किसान को, वो उसका जो ब्याज आएगा उसी से तो उसकी बढ़ोतरी होगी। तो उसके ब्याज का पैसा ही मिल रहा है ना उसको, सरकार भी तो मिलाएगी। फंड उसका ब्याज का पैसा ही मिल रहा है, बोल रहे हैं। फंड 55 आप दोगे, 55 आप दोगे, वो तो जब 60 साल का हो जाएगा, जब तो कितना ब्याज होगा तो बताओ। अभी तो ले रहे हैं आप, जोड़ के बताओ ब्याज कितना होगा। 1000 रुपए महीने का भी तो 36,000 12 36,000 रुपए। राजेंद्र जी भाई साहब, 55 रुपए सिर्फ गुमराह करने वाला ये बात करिए। 55 रुपए दे रहे हो और आपको 3,000 रुपए महीने के मिलेंगे। 55 मिलेंगे आप 55 रुपए आज, वो जीवन 60 साल की बाद में मिलेगा, सब पहले में मिलेगा। तो 55 तो ले रहे हो, 55 रुपया आप जितने उसके 20 साल जिएगा तो 20 साल घरवाले उसके जो उसके आश्रित होंगे उनको मिलेगी। किसने कहा? बिल्कुल महिलाओं का है। नहीं मिलेगी, नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है राजेंद्र जी, वो नहीं है, वो आपने जोड़ दिया है, वो आपने जोड़ दिया है, वो नहीं है उसमें। ऐसा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं देते हैं तो अच्छी बात, हमको मत दो। नहीं है, हमको समाज को दो, आप हमको विरोध कर रहे हैं। स्पष्ट नहीं आया कुछ भैया, ये स्कीम ऑलरेडी पहले आ चुकी है। ये कागजी पुलाव है, ये कागज में अच्छे लग रहे हैं, जब जमीन पे उतरेंगे ना, जब ये पता पड़ेगा अभी तो कि ये कौन से 5 साल में उतर गए। अभी तो लोगों से लेने की बात है, देने की बात कहीं नहीं। आपने भी दिया पैसा, वो भी बैंक में और मैंने दिया, वो भी बैंक में। उस बेचारे को काम मिल रहा है, उसका तो ले रहे हो, आप दे का रहे हो। तो अभी दे रहे ना, साल के 6,000 रुपए किसान को दे रहे हैं। साल के दे रहे हो ना? हाँ, 1,000 अभी देना शुरू कर दिया। 1,000 2,000 3,000 दोगे क्या? 6,000 रुपए तो दे ही रहे। एक साल में दोगे ना? अभी शुरू कर दिया, एक साल में दोगे ना? बैरियर भी हटा दिया, एक साल में दोगे ना? शेयर वाला बैरियर हट गया। अब तो जो भी जिसके पास भूमि है, चाहे 1 बीघा भी है, चाहे आधे बीघा भी है, वो भी 6,000 रुपए लेगा साल। तो किसान के पास क्या 2 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है पहले, या 100 हेक्टेयर भी जमीन है उनके पास? नहीं, तो अब तो बैरियर हटा दिया ना, अब तो चाहे आपके पास किसान होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड किसान होगा, रजिस्टर्ड किसान होगा। योगेंद्र जी मिलेगा कब? तो सवाल इस 60 साल की बात कर रहे हो, 60 साल में रहो नहीं रहो। अरे वो आप कैसे बात बोल रहे हो? कल से मिलना, जिसका गिरदावरी रिकॉर्ड है, सर जिसका गिरदावरी रिकॉर्ड है, जो लगान के अंदर वो दे दी शामिल है, उसको जारी हो गई। एक किस्त तो दे भी दी चुके, दूसरी किस्त भी जारी दूसरी ये तो अब किसान सम्मान निधि की बात करें, जिसमें काफी राजनीति हुई है। कांग्रेस सरकार जहां पे ये आरोप लगाया कि पूरे चुनाव के दौरान कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिस्ट नहीं भेजी, जबकि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के खारिज कर चुके हैं कि ये तो आंकड़े सबके पास में होते हैं, गुमराह करने वाली बात है। अब कई बार इस बात को लेकर के चर्चा आई। खैर,
लेकिन फिलहाल ये तो आप इस बात को तो मानेंगे कि हाँ ठीक है, सही दिशा में चल रही सरकार। अभी भी आपको जुमले लग रहे हैं? योगेंद्र जी, जब लागू हो जाएंगे तो हम भी स्वागत कर देंगे सरकार का। अच्छे काम में हमारा विरोध नहीं है, मगर जनता को गुमराह कर देंगे तो हम इसका विरोध करते रहेंगे। पेंशन स्कीम जिस रूप में है वो तो अभी जुमला ही है, उसके आगे कुछ नहीं है, जिसके अंदर में बहुत सुधार किए जाने की जरूरत है। जब तक उसको सुधार करके आप एक काम करो कोलवाल जी, आप इस सरकार को 2 लाख रुपए के कर्जे माफ करे, किसान लोग परेशान ऐसा बोलो ना, सरकार कहाँ की है अभी? मैं बता रहा हूँ, बहुत 19 लाख किसानों को अधिकार पत्र जो होते हैं अधिकार पत्र वो जारी कर दिए उन्होंने। आप तो राष्ट्रीयकृत बैंकों के लोन माफ करो, बेचारे किसान परेशान हो रहे हैं। आप ये दूसरों के जुमलों पे बात करो। जिस राजस्थान सरकार का बजट आज आप कहो हम किसको सेव कर रहे हैं? आपके 6 के 6 बसपा विधायक समर्थन कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन। हम कहा है बताओ? अंदर अंदर कहा है? आज निर्णय अंदर कहा है? हम बताओ क्या हुआ भाई? हमारा कोई मंत्री हो? अभी तो केंद्र सरकार पे बस केंद्र की बात है। सवाल है कि देखो योगेंद्र जी, नीति सब अच्छी बनती है। इस देश में 70 साल में नीति बनी है, लागू कितनी हुई है वो देखना है। ये गुमराह करते रहेंगे, ये योजनाएं संपूर्ण नहीं होगी। अंदर तो नितिन भी नहीं अभी तक, नितिन भी नहीं अंदर अभी तक। तो आप तो नहीं होता ही नहीं, आप तो है ही नहीं होते। बात दूसरी है, नितिन भी उसके अंदर में नहीं है। वो भी क्या नाराज होकर के बैठे हुआ कि मेरे को एक ही आदमी दिया, नीतीश कुमार लिया नहीं एक दे रहे थे। समय कम है। मैं सरकार को जो एक्सरसाइज चल रही है, कैबिनेट के जो फैसले हैं, क्या भरोसा अभी भी लोगों को नहीं हो पा रहा है, खासकर विपक्षी दलों को? देखिए, क्योंकि सरकार ने इस योजनाओं को घोषित करने के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोगों तक पहुंचने का एक अच्छा निर्णय किया है। उस निर्णय को तो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि पहले 3 साल में हम किसानों को 5 करोड़ किसान लाएंगे और इसमें मजदूर और व्यापारी दोनों मिलाकर के 3 करोड़ ये कह रहे हैं। तो इसमें संख्या बहुत कम है। अब ये संख्या किस प्रकार से समझ, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि पेंशन तत्काल देना शुरू कर पाएंगे या 3 साल का समय क्यों मांगा है, मुझे नहीं पता अभी तक। क्योंकि जो 8-60 का किसान हो गया है, जिसकी संख्या अभी निकल के आएगी सामने कि कितने किसान हैं, उनको पेंशन देंगे नहीं देंगे, ये क्लियर अभी तक हो नहीं पाया। यदि कहते हैं कि क्योंकि अभी हमने सरकार ने योजना लागू कर दी, तो आज अगर अभी हमारी सरकार 5 साल चलेगी, अगर इसमें 60 साल का उम्र जो भी प्राप्त कर रहा है उसको हम पेंशन देंगे, ये अगर घोषणा क्लियर हो जाती नहीं हो सकता तो हो सकता है कि ये तो स्कीम ही नहीं है बन सकते। चलिए, अभी तक ये है कि आपके तमाम जो डाउट है, मेरे माफ करेगा, समय कम है, मैं एक आखिरी सवाल राजेंद्र जी से लूंगा। राजेंद्र जी, स्कीम बहुत अच्छी है, स्वागत भी किया जा रहा है, और जिनके पास में उन्हें थोड़ी गुदगुदी भी हो रही है कि पैसा आएगा हमारे पास में, लेकिन अभी संदेह के दायरे में भी है कि कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही अभी तक सामने। नहीं, वो ऐसा है, क्लियरिटी इसलिए कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो कांग्रेस थी उसने जिस तरह से कर्जा माफी का, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की और मुकर गई, तो उससे लोगों को विश्वास की बात दिया नहीं अभी तक। वो तो बजट प्रोसेस में है, प्रोसेस में, इसलिए लोगों को निराशा की भावना आई, तो उससे एक इम्पैक्ट आ रहा है कि भाई अभी केंद्र सरकार ने जो योजना लागू कल की है, तो चुनावों के बाद पेंशन के बारे में आप ये चुनावों के पेंशन की अभी उनकी इच्छा है कि पेंशन की पेंशन स्ट्रेस करो। वो खुद भी एक किसान है, इनके पास भी 2 बीघा 2.5 बीघा जमीन है अभी। नहीं, तो आपको तो 6,000 रुपए मिल रहे हैं ना, आपको तो एक साल में 6,000 रुपए दे रहे हैं। वो कह रहे हैं पेंशन आपका लेकर आ रहे हैं, अभी तो 6,000 दे रहे हैं, साल के आपको 3 बार में 2-2 हजार करके 6,000 मिलेगी, चाहे आपके पास 1 बीघा भी जमीन है। तो ये तो सरकार नहीं, मैं तो पेंशन की स्पष्ट करो। पेंशन की योजना अभी उसके पूरे प्रावधान है, अभी वो घोषणा हुई है, उसके अभी आएंगे, देखेंगे, उसमें कई मेरिट डिमेरिट भी होगी तो उसके भी विचार होगा, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि आप तो केंद्र सरकार को सलाह भी सीधी तौर पे दे सकते हो। नहीं, बिल्कुल आपकी सलाह मानी जाएगी, उसमें आपका मामला तो सीधा जुड़ा हुआ और कृषि से जुड़ा हुआ, मंत्री भी मामला उधर से सीधा जुड़ा हुआ। तो अगर उसमें कहीं किसी प्रकार की बात आएगी तो उसको देखा भी जाएगा। ऐसा चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा आप तमाम अतिथियों को। और चले, लेकिन कैबिनेट के फैसले हैं, एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है। कुछ चीजें हो सकती हैं जो अभी विपक्ष के संदेह दूर तब होंगे जब पूरी चीजें प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी, और करना चाहिए, क्योंकि यह कार्यकाल मोदी साहब के लिए ये होगा कि रिटर्न में हर चीज चाहिए। जो आपको बहुमत मिला है, बेकारी का पहले प्रश्न, बिल्कुल, जो बहुमत मिला है वह बहुमत
आपको अपेक्षाओं का बहुमत है, लोगों को उम्मीद काफी है आपसे, जो आप खुद भी सेंट्रल हॉल के स्पीच में स्वीकार कर चुके हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह से जो फैसले हैं फास्ट होंगे सरकार के और तभी रिटर्न मिल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।